हाय एवरीवन, वेलकम टू एडोग्लोज। एडोग्लोज की इस वीडियो में आज एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और वह इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूडनल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सभी को पता है कि पृथ्वी का आकार एक गोलाकार है। तो जस्ट हमने पृथ्वी के एक पिक्चर को ड्रॉ किया। ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। अब हम इस पृथ्वी पर एक ऐसी रेखाएं ड्रॉ करेंगे जो इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हो। तो जस्ट हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यही, और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं विषुवत रेखा। ये हमारा विषुवत रेखा है, या दूसरे शब्दों में इसे हम भूमध्य रेखाएं भी कहते हैं। भूमध्य रेखाएं। तो ये एक सर्किल है, तो सर्किल में सेंटर होता ही होगा। तो ये हमारा पृथ्वी का सेंटर है। अब हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के सेंटर से पृथ्वी के किसी स्थान के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। माने कि हम यह जो केंद्र है पृथ्वी की किसी स्थान के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ भी पृथ्वी के किसी स्थान के साथ यह अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पृथ्वी के केंद्र और किसी स्थान के बीच जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्षांश, लैटिट्यूड कहते हैं। जब इन अक्षांश को आपस में मिलाते हैं, ये देखिए, ये अक्षांश है और इस अक्षांश को आपस में मिलाएं, तो ये रेखा जो इन दोनों अक्षांशों को मिलाती है वो हमारा अक्षांश रेखा कहलाती है। यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो विषुवत रेखा के समांतर, ये हमारा विषुवत रेखा है, इसके समांतर जो लाइन खींची जाती है यही लाइन अक्षांश रेखा कहलाती है। तो जस्ट हमने बहुत सारे अक्षांश रेखाएं खींची हैं। ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं जो कि विषुवत रेखा के ठीक समांतर हैं। यदि हम अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में बात करें, अक्षांश रेखाओं की संख्या से रिलेटेड बात करें तो विषुवत रेखा के ठीक ऊपर 90 अक्षांश रेखा होती है। कितनी होती है? 90। और विषुवत रेखा के ठीक नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा 90 प्लस 90, ये 90, ये 90, और ये जो विषुवत रेखा है वो तो बच गया, तो प्लस 1। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 है। ये एक अक्षांश रेखा है और ये हमारा दूसरा अक्षांश रेखाएं हैं। तो इन दोनों के बीच जो गैप है, इन दोनों के बीच जो दूरी होती है उसे हम जोन कहते हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सदैव समान होता है, और यह जो दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है
तथा किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को जोन कहते हैं तथा इसका मान 111 किलोमीटर होता है और अक्षांश रेखाओं को फाई से डिनोट किया जाता है। यदि हम एक और पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये हमारा विषुवत रेखा है। यदि हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि विषुवत रेखा से ज्यों ही हम ऊपर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा के ऊपर या नीचे आने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो घट जाती है। तो इस सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से लिखते हैं। अभी जिस पॉइंट को हम लोगों ने समझा था वही सारे पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन किए गए हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो ये पृथ्वी का केंद्र हुआ, इससे किसी स्थान पे जो दूरी मापा जाता है वही हमारा अक्षांश कहलाता है। दूसरा लाइन कहता है विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये हमारा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समानांतर ये जो लाइन ड्रॉ की गई है यही लाइन अक्षांश रेखा कहलाती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है अक्षांश रेखा को फाई से दर्शाया जाता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर 90, विषुवत रेखा के ठीक नीचे 90 और एक स्वयं विषुवत रेखा, यदि तीनों को जोड़ेंगे 90 + 90 + 1 ये 181 के इक्वल होगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं थी। ये दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है ये जोन कहलाती है, जिसे हिंदी में कटिबंध कहते हैं। और प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है जो 111 किलोमीटर होता है। यदि इनकी लंबाई की बात करें तो प्रत्येक अक्षांश रेखा ध्रुव की ओर जाने पर उसकी लंबाई कम होने लगता है। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो समझते हैं प्रमुख अक्षांश रेखाओं की। तो हमने जस्ट यहाँ पे पृथ्वी का एक डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमारा पृथ्वी का डायग्राम हुआ। तो ये हमारा विषुवत रेखा हुआ या भूमध्य रेखा हुआ। तो भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे वाले पार्ट को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारा भूमध्य रेखा है। तो अब ये जो लाइन है ये प्रत्येक जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं प्रत्येक अक्षांश रेखा का अलग अलग नाम है। यदि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जबकि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यदि हम विषुवत रेखा के ठीक नीचे आ रहे हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहेंगे, जिन्हें हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो
अब हम बात कर रहे हैं अश्व अक्षांश की। तो दोनों गोलार्ध में 30 और 35 डिग्री के बीच जो डिस्टेंस होता है, जो अक्षांश रेखाएं होती है, उन्हीं अक्षांश रेखाओं को अश्व अक्षांश कहते हैं। यदि हम इस फिगर में बात करें तो ये हमारा 30 और 35 यही हमारा अश्व अक्षांश है। और नीचे बात करें तो ये हमारा अश्व अक्षांश है। क्यों? क्योंकि ये 27 डिग्री के 30-27 के नीचे आएगा और 66 के बीच आएगा, तो यही हमारा क्या हुआ? अश्व अक्षांश हुआ। तो मैं देशांतर रेखाओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जस्ट हमने एक पृथ्वी के डायग्राम को ड्रॉ किया है। अब इस पृथ्वी को एक उत्तर से दक्षिण की ओर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो रेखा, जो हमने ये रेखा खींचा है, ये लंदन के ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से होकर गुजरता है। तो ये इस रेखा के समानांतर जितने भी रेखाएं हमने ड्रॉ किए हैं, यानी ये जो रेखाएं हैं, इस रेखा के पूरब से पश्चिम की ओर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, ये हमारा पूरब वाला पार्ट हो गया, ये हो गया पश्चिम वाला। तो ये जो लाइन हुआ, ये जो रेखा हुआ, इसी रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यदि हम देशांतर रेखाओं की लंबाई की बात करें तो प्रत्येक देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, परंतु इनकी बीच की दूरी अलग अलग होती है। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। को हम लोगों ने समझा था, उसी पॉइंट को यहाँ पे राइट डाउन किया गया है। तो पहला पॉइंट में लिखा गया है कि प्रधान मध्यमान रेखा के पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो यही हमारा ये लाइन ये कह रहा है कि ये जो रेखा गया और ये पश्चिम हो या पूरब की ओर हो, ये जो रेखा पास कर रहा है, यही रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। दूसरा पॉइंट है कि यह समानांतर नहीं होता है। ये जो रेखा है ये समांतर नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है। ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके यहाँ पे ये मिल जाता है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है। तीसरा पॉइंट करता है कि इनके बीच की दूरी असमान होती है। यदि हम इस लाइन में यहाँ की दूरी की बात करें और यहाँ की दूरी की बात करें तो देख रहे हैं कि ध्रुव की ओर जाने पर, यानी प्रधान मध्यमान रेखा की ओर जाने पर इनके बीच का दूरी सबसे ज़्यादा प्रधान मध्यमान रेखा की ओर होता है, नहीं वहीं पे होता है। बाकी बात जगह इसका दूरी कम ही होता है। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर करते, ये जो 2 देशांतर रेखाएं, इनके बीच जो दूरी है इसको गौर कहा जाता है, परंतु इसका जो लंबाई है ये एक समान होता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इसका उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।